So hello guys, welcome to OTS. I am Ash Padoria. This is another lecture for our ongoing series for Political Science and International Relations for CUET examination. हम लोग पहले इंटरनेशनल रिलेशंस का जो टॉपिक है, जो डोमेन है, वो खत्म कर रहे हैं. तो सॉरी गाइस, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है. इसमें कुछ नए टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा इंटरनेशनल रिलेशंस वाले, जो बेसिक के जरूरी हैं, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे आईआर की कहानियों पर. ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को. सो पहला टॉपिक आज का है, व्हाट इज द डिस्पैरिटी बिटवीन अ वॉर एंड अ कॉन्फ्लिक्ट. एक वॉर में और एक कॉन्फ्लिक्ट में, या एक फ्यूड में और एक वॉर में क्या फर्क होता है. लोग अक्सर इस्तेमाल कर देते हैं ना कि इंडिया चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर. तो मैं वही आपका डाउट थोड़ा सा सॉल्व करूंगा. पता ही नहीं होगा कई लोगों को आप में से कि वॉर और कॉन्फ्लिक्ट अलग अलग होते, तो उसका डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा. पता इसलिए नहीं क्योंकि बताते नहीं है यूट्यूब पे, जो वीडियोस हैं कई सारे वो बताते नहीं है. चलिए शुरू करते हैं इसमें. वॉर बेसिकली क्या होता है? वॉर इज एन इंटेंशनल एक्ट ऑफ वायलेटिंग सोवरेनिटी ऑफ अ नेशन बाय अनदर नेशन. जानबूझकर एक ऐसा काम जिससे दूसरे देश की सोवरेनिटी जो है वो वायलेट हो रही है, वो वॉर की कैटेगरी में आती है. वॉर का एग्जांपल आप ले सकते हैं 1971 वॉर ऑफ इंडिया पाकिस्तान, 1965 वॉर ऑफ इंडिया पाकिस्तान. ठीक है, इंटेंशनली वायलेशन और 1971 1965, ये दो एग्जांपल्स हो जाएंगे वॉर के. अब कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट इज बेसिकली डिफाइंड एज अनइंटेंशनल ब्रॉल बिटवीन टू नेशंस ओवर अ पर्टिकुलर इशू. किन्हीं भी दो देश के बीच में अनइंटेंशनल ब्रॉल हो जाए, मोमेंटरी ब्रॉल हो जाए किसी भी पर्टिकुलर इशू के ऊपर, और ये इशू ज्यादातर बॉर्डर पर मैनिफेस्ट होता है, उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. कॉन्फ्लिक्ट का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, 1962 इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट. यस गाइस, यू हर्ड इट राइट. इंडिया चाइना की लड़ाई नहीं हुई थी 1962 में. 1962 इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट थी. 1999 कारगिल में जो हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच, वो भी कॉन्फ्लिक्ट था, वो वॉर नहीं थी. कोई भी आपसे बोले ना कि 62 में लड़ाई भारत हारा था, तो 62 में कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, और उसमें हारा जीता कुछ नहीं होता है, क्योंकि 18 दिन तक वो कॉन्फ्लिक्ट चली थी. उसके बाद स्टेटस को मेंटेन कर दिया गया था, वो लोग वापस चले गए थे, हम लोग वापस आ गए थे, है ना. 1962 कॉन्फ्लिक्ट है, 1999 कॉन्फ्लिक्ट. अब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे होती? कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होने का केवल एक तरीका है, वो है डायलॉग. आप देखिए, किसी भी कंट्री ने कोई स्टेप उठाया, किसी भी कंट्री ने कोई स्टेप लिया, सामने वाली कंट्री इनसिक्योर हुई, उसको समझ नहीं आया कि स्टेप का मतलब क्या है. उनके बीच में डायलॉग हुआ, डिस्कशन हुआ, डिस्कशन में बात नहीं बनी, तो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन हुआ, उसका मिसअंडरस्टैंडिंग का मैनिफेस्टेशन हुआ एक्सटर्नल. वो ट्रेड वॉर भी हो सकती है, वो कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है. वो हो गई, उसके बाद फिर डायलॉग हुए, है ना. अगर फिर डायलॉग में बात सॉल्व हो गई तो इशू खत्म हो जाएगा, नहीं तो फिर मैनिफेस्ट होगा. तो इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट वाला मैनिफेस्ट होती है. वॉर और कॉन्फ्लिक्ट में यही अंतर है. इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल मैं दे दिया आपको, वॉर में भी कॉन्फ्लिक्ट में भी, है ना. अब आते हैं अगले टॉपिक पर. अगला टॉपिक है सिविल वॉर. सिविल वॉर बेसिकली क्या होता है? जब एक देश के अंदर दो या दो से अधिक पार्टी या फिर ग्रुप ऑफ पीपल आपस में लड़ रहे होते हैं टू गेन दी पॉलिटिकल पावर, है ना. टू गेन दी पॉलिटिकल पावर व्हेन टू और मोर देन टू ग्रुप्स आर फाइटिंग विद इन अ कंट्री. दे मे बी पॉलिटिकल ग्रुप्स, दे मे बी सोशल ग्रुप्स, या दे मे बी ग्रुप ऑफ पीपल जो आगे चल के पॉलिटिकल ग्रुप बनेंगे. उसको कहते हैं हम सिविल वॉर. सिविल वॉर का एग्जांपल आप ले सकते हो, अफ्रीका में सिविल वॉर जो चल रही है, सूडान में चल रही थी, रवांडा में चल रही थी, श्रीलंका में भी चली थी. तो सिविल वॉर इस तरीके से होती है. सिविल वॉर इज बेसिकली बाय एनी पॉलिटिकल ग्रुप टू अटेन दी पावर.
ठीक है ना? तो ये हो जाएगी सिविल वॉर। अब अगला है पाथ ऑफ डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ये अच्छा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस। पाथ ऑफ डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो बेसिकली होता क्या है, डेवलप नेशन जो होता है ना, वो तब बनता है जब वो पॉलिटिकली स्टेबल हो, उसके बाद इकोनॉमिकली स्टेबल हो, फिर मिलिटरीली स्टेबल हो। अब इसमें हम दो एग्जांपल देखेंगे, एक भारत का एग्जांपल देखेंगे, चाइना का एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भारत का एग्जांपल। क्या भारत पॉलिटिकली स्टेबल है? अभी है, बिल्कुल है। लेकिन डेमोक्रेसी में एक खास बात होती है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकशाही, लोकतंत्र। यहां लोगों की एस्पिरेशंस, लोगों की उम्मीदें कब बदल जाए पता नहीं चलता। इसका अर्थ ये निकाला जा सकता है कि कोई भी डेमोक्रेटिक देश, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री कभी भी 100% पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होती है। ये डेमोक्रेसी की कोई गलत चीज नहीं है, बस एक डेमोक्रेसी का फीचर है। कल को लोग क्या चाहने लगे ये पता नहीं है, आज हमें नहीं पता। पॉलिटिकली स्टेबल डिक्टेटरशिप क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि जो बाहर बैठा हुआ है डिक्टेटर, उसे 10 साल 20 साल बैठना है और उसी की विजन पर देश चलेगा। तो उसको पता है कि कम से कम 20 साल ये जो पॉलिटिकली स्टेबल हमारा देश है, पॉलिटिकली स्टेबल क्योंकि मेरे विजन पे ही चलना है इसको। डेमोक्रेसी क्योंकि लोकशाही है, लोगों की एस्पिरेशन कब बदल जाए पता नहीं है ना? तो किसी भी डेमोक्रेटिक देश के लिए कहना कि हम इस साल तक डेवलप्ड हो जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। और आप समझ रहे हैं मैं कहां इशारा करना चाह रहा हूं, है ना? इसके बाद आता है इकोनॉमिकली स्टेबल। क्या इंडिया इकोनॉमिकली स्टेबल है? इंडिया इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है। इंडिया की जीडीपी कभी बढ़ती है, कभी गिरती है। अभी रिसेशन आया तो इंडिया की जीडीपी काफी नीचे आ गई थी। हमारी जीडीपी में बेसिकली जो एक टर्म है उसका नाम है थ्रस्ट। हमारी जीडीपी में अपवर्ड थ्रस्ट नहीं है। हमारी जीडीपी में बेसिकली अपवर्ड थ्रस्ट नहीं है और हमारी जीडीपी सिर्फ फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल का मतलब होता है कि इट्स नॉट दैट टफ, यानी कि ऐसा नहीं है कि टिकी हुई है, इतनी ही रहेगी 6%, 7%, 8%, कभी 4% भी है, फिर 6% भी है, फिर 8% भी है, फिर 5% भी है। तो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी अभी इस देश में नहीं है। हालांकि अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुल रही हैं, सेक्टर्स जो एमएसएमईज है उनको अच्छा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो भविष्य में कभी ऐसा होगा, मगर अभी नहीं है। और मिलिट्री हमारी क्या स्टेबल है? जब हमारे पहले दो पॉइंट ही ठीक से फुलफिल नहीं हो रहे तो तीसरे पॉइंट पे आने का मतलब नहीं है। मिलिट्री हमारी स्टेबल तब होगी जब हम इकोनॉमिकली स्टेबल होंगे, हम मिलिट्री पर खर्चा कर पाएंगे। खर्चा हम भी कर रहे हैं मिलिट्री पे, लेकिन दैट जो खर्चा है ना, दैट इज बेसिकली द टैक्टिक्स ऑफ चाइना विच इज कॉल्ड द डाइवर्जनरी टैक्टिक। आप भारत को डिफेंस में खर्चा करने में लगाए रहो ताकि भारत अपनी इकोनॉमी पे खर्चा ना कर पाए। ये टैक्टिक्स होते हैं जो देश खेलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। चाइना हमें बॉर्डर पर उलझाए रहेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि इंडिया लगातार अपना जो खर्चा है, जो वो कैपेक्स में इस्तेमाल कर सकता था या कहीं और इस्तेमाल कर सकता था, वो खर्चा डिफेंस पे इस्तेमाल करे, वो खर्चा सिक्योरिटी पे इस्तेमाल करे, ताकि उसका जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है वो डिले होता रहे। और यही चीज यूएसए चाइना के लिए करता है। मैं बताता हूं आपको आगे कैसे, चाइना का एग्जांपल आएगा तब बताऊंगा। तो इस वजह से मिलिट्री स्टेबल हमारी नहीं कह सकते अभी हम। दूसरी बात यह है कि नेवी की इंपॉर्टेंस भारत को बहुत समय पहले पता नहीं पड़ी, अभी थोड़े टाइम पहले पता पड़ी है। इसीलिए जो क्वाड मेंबरशिप है, जो इंडो पैसिफिक की जो इंडो पैसिफिक इस समय बहुत न्यूज में है, वो इसीलिए है क्योंकि इंडिया को नेवी की इंपॉर्टेंस पता पड़ी। नेवी बेसिकली ट्रेड और कॉमर्स में भी इस्तेमाल की जा सकती है, नेवल पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल होती है, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। तो नेवी इज नॉट ओनली फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी बट ऑल्सो फॉर योर ट्रेड एंड कॉमर्स एंड योर इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना? तो इस वजह से आप मिलिट्री को भी अभी स्टेबल नहीं कह सकते। ये तो हो गया इंडिया का एग्जांपल। अब आते हैं चाइना पर। चाइना आजाद हुआ 1949 में।
उसके बाद चाइना का था एक 100 ईयर मैराथन विजन कि 2049 तक हमें डेवलप्ड बनना है ना। उसके लिए उसने 1979 में अपना ग्रेट लीप फॉरवर्ड भी शुरू किया, लॉन्ग मार्च भी उसने करी, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज भी फिर डेंस डेवलपिंग लेके आया। तो चाइना में बेसिकली क्या हुआ, अब हम इन फैक्टर्स पे डिवाइड करते हैं। पॉलिटिकली स्टेबल डिक्टेटर्स हैं, 20 साल 25 साल 30 साल पॉलिटिकली स्टेबल रहेगा चाइना। व्लादिमीर पुतिन जो रशिया में 2001 से बैठा हुआ है, अगला 22 साल हो गए, तो 20 साल 22 साल डिक्टेटरशिप में पॉलिटिकली स्टेबल होता है देश। इकोनॉमिकली स्टेबल, चाइना इज इकोनॉमिकली स्टेबल। कैसे इकोनॉमिकली स्टेबल है? चाइना ने देखा मॉडल यूएसए का, चाइना ने रशिया से हाथ मिलाया, मॉडल देखा रशिया का। जो डेवलपमेंट यूएसए ने 100 साल में करी, वो डेवलपमेंट चाइना ने 50 साल में करी, क्योंकि उसके पास एक मॉडल था कॉपी करने के लिए, उसने वो मॉडल कॉपी किया। फिर एक चाइना की मैं बताता हूँ पिक्यूलियर चीज, चाइना ने जब अपने यहाँ इंडस्ट्रीज को बुलाया था मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए, तो एक शर्त रखी थी चाइना ने। वो शर्त क्या थी कि जब भी कोई कंपनी उसके यहाँ आके उसके मैन्युफैक्चरिंग करेगी, तो पहली चीज लेबर चाइना का लेगी, दूसरी चीज जो भी चीज वो बना रही, जो प्रोडक्ट वो बना रही है, उसका जो कॉपी है, यानी कि वो उसकी बनाने की जो टेक्निक है, वो चाइना के साथ शेयर करनी पड़ेगी। और चाइना में क्योंकि चीप लेबर हमेशा से मौजूद था, तो कंपनीज वहां पर गई, उन्होंने टैक्स में रिबेट्स दी, तो कंपनीज ने वहां डेरा डाला और ये शर्तें उनकी मान ली गई। तो चाइना को इसीलिए बोलते हैं कि ये चाइना माल है, चाइना का माल है, नहीं कॉपीड माल है। चाइना ने हर एक चीज का जो उसके मैन्युफैक्चर होती थी उसका ब्लूप्रिंट ले लिया और उससे अपने देश को डेवलपमेंट की राह पर धकेला। ये चीज इंडिया ने नहीं करी, और इसीलिए चाइना धीमे धीमे इकोनॉमिकली स्टेबल होता गया, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब था। चाइना पर अब जाकर दिक्कतें आई हैं पोस्ट कोविड एरा, जब उसने जो ट्रेड रूट्स था उनका वेपनाइजेशन स्टार्ट कर दिया। व्हेन चाइना स्टार्टेड द वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन्स, तब चाइना पर थोड़ी दिक्कत आई, नहीं तो अब तक चाइना ने इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए ये तरीका ही अपनाया था। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टिक मार्क, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टिक मार्क, मिलिट्री स्टेबिलिटी, मिलिट्री स्टेबिलिटी भी चाइना ने अपनी कंप्लीट करी। चाइना के पास यूएसए जैसी नेवी नहीं है, क्योंकि चाइना इज द डेवलप्ड नेशन इन द मेकिंग, इंडिया इज द राइजिंग पावर इन द मेकिंग। फर्क समझ रहे हैं आप? इंडिया को राइजिंग पावर बनना है, फिर डेवलप्ड बनना है। चाइना राइजिंग पावर बन चुका है। कब बना था राइजिंग पावर चाइना? 2001 में जब चाइना ने एससीओ का गठन किया था। इसका मतलब चाइना सेंट्रल एशिया के देशों में पॉलिटिकल जो चीजें हैं उनको शेप कर सकता है। उस समय चाइना ने दिखा दिया था कि वो रीजनल पावर बन चुका है। व्हेन यू स्टार्ट टू अफेक्ट द पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस एंड पॉलिटिकल आइडियाज अराउंड यू, अराउंड योर रीजन, तब जाकर आप राइजिंग पावर बन जाते। चाइना 2001 में राइजिंग पावर बन गया एससीओ में। इंडिया को सेंट्रल एशिया के देशों से जब डील करना था, तब उसको बेचारे को एससीओ में एंट्री लेनी पड़ी कि हमें भी एससीओ से, हमें भी सेंट्रल एशिया से डील करना है। लेकिन वो बनाए कौन बैठा था? वो चाइना बना के बैठा था। चाइना इज वे स्टेप अहेड ऑफ इंडिया अभी के लिए, है ना। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यस, मिलिट्री स्टेबिलिटी, मिलिट्री पे चाइना खर्चा कर रहा है, या ये समझ लो करवाया जा रहा है यूएसए के थ्रू। यूएसए ने क्वाड बनाया, यूएसए ने ऑकस बनाया, यूएसए ने इंडो पैसिफिक को इतनी इंपॉर्टेंस दी, तो चाइना को मिलिट्री पे खर्चा करवाया जा रहा है। फिर वही डाइवर्जनरी टैक्टिक, क्योंकि यूएसए नहीं चाहता कि चाइना जो पैसा है अपना वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में और लगाए, है ना। तो बेसिकली प्रोलॉन्गिंग द मेकिंग ऑफ डेवलप्ड चाइना, व्हाट यूएसए वांट्स, एंड प्रोलॉन्गिंग द मेकिंग ऑफ राइजिंग पावर इंडिया, दैट इज व्हाट चाइना वांट्स। समझ गए फर्क? तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि चाइना के, हमने चाइना के डेवलपमेंट का पाथ देखा और इंडिया के डेवलपमेंट का पाथ भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला है इंपीरियलिज्म वर्सेस कॉलोनियलिज्म वर्सेस न्यू कॉलोनियलिज्म। इंपीरियलिज्म क्या होता है? जब कोई दूसरा देश आपके देश में आकर, या कोई कंट्री, लेट्स से कंट्री ए कंट्री बी में जाकर उसके रिसोर्स के लिए उसको हरास करती है, उस पर रिसोर्स की लिए कब्जा करती है, या वहां से रिसोर्सेस को निकालती है, तो उसको कहते हैं इंपीरियलिज्म, है ना। इंपीरियल पावर है वो, और वहां पर जाके रिसोर्स को निकाल रही है, अपने आसान बना रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। हो सकता है कंट्री ए में ही एक्सपोर्ट कर रही हो, यानी कि ग्लोबल सप्लायर भी वो है और ग्लोबल रिसीवर भी वही है। इंपोर्ट वहां से रॉ मटेरियल हो रहा है, एक्सपोर्ट वहां पर फिनिश प्रोडक्ट हो रहा है। ईआईसी ने इंडिया के साथ यही किया था, और इसके बारे में ज्यादा पढ़ना हो आपको तो जो किताब है दी ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया, वो पढ़िएगा दादा भाई नौरोजी की, उस पर ये सब चीजें बताई गई हैं क्लियरली, है ना। तो ये जो है इंपीरियलिज्म। कॉलोनियलिज्म क्या होता है? जब कंट्री ए कंट्री बी की पॉलिटिक्स को पकड़ ले,
वहां पर वो पॉलिटिकल पावर बन के बैठ जाए, वहां का जो वो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको हाईजैक करके अपने आप को वहां स्थापित कर दे। इसका मतलब है अब वो कंट्री कॉलोनियल पावर हो चुकी है, जो कि ब्रिटिश ने इंडिया बना लिया था कॉलोनियल कॉलोनियल पावर बेसिकली 1857 के बाद, है ना। फिर आता है न्यू कॉलोनियलिज्म, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, यूएन बना। फिर क्योंकि जो कॉलोनियल पावर्स थे उनके रिसोर्सेज खत्म हो गए, तो जो जिन देशों पे कब्जा था उनका, उनको चलाने के लिए पैसे नहीं बचे उनके पास, तो धीमे धीमे उनको हाथ पीछे खींचना पड़ा, देशों को आजाद करना पड़ा। आजाद हुए देश, लेकिन जो नए देश आजाद हुए थे, क्या उनका मार्केट एजाइल था? नहीं था, फ्रेजाइल मार्केट था, वीक इकोनॉमी थी, वीक पॉलिटी थी। अफ्रीका बेचारा अब तक नहीं निकल पाया डिकोलोनाइजेशन के जो आफ्टर मैथ है उसके बाद से, अब तक सिविल वॉर हो रही है। पॉलिटिकल जो उसका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो अब तक रीयूनाइट नहीं हो पाई, खत्म है, टूट गया है। इंडिया इस मामले में लकी था कि इंडिया को उस समय वैसे लोग मिले, नेहरू, गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इंडिया को पॉलिटिकली यूनाइट कर दिया, उस समय टूटने नहीं दिया। तो जो नए देश हैं, जो फ्रेजाइल हैं, जिनकी पॉलिटिकल यूनिटी सही नहीं है, उन पर जो आज के कैपिटलिस्ट देश हैं उनको कहते हैं कि हम आपका डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें आपका मार्केट चाहिए। फिर से मार्केट एक्सेस करेंगे, रिसोर्स एक्सेस करेंगे, है ना। ये कैपिटलिस्ट देश जो आज के हैं उनका ये तरीका है, इसको कहते हैं न्यू कॉलोनियलिज्म। जैसे चाइना अफ्रीका में कर रहा है, चाइना नेपाल में कर रहा था, अमेरिका अफ्रीका में कर रहा है, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में किया, तो इसको कहते हैं न्यू कॉलोनियलिज्म। अब अगला टॉपिक अपना क्या है? डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट क्या होता है? बेसिकली जब आप अपना आर्सेनल, अपने हथियारों को कम करते हो, उसको कहते हैं डिसआर्मामेंट। और हथियारों को जीरो कर दोगे, वो हो जाएगा कंप्लीट डिसआर्मामेंट। दैट इज द फाइनल स्टेज ऑफ डिसआर्मामेंट, दैट इज कंप्लीट डिसआर्मामेंट। अब कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, बताता हूं मैं आपको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिसआर्मामेंट क्या होता है, कौन कर रहा है? स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड। ये कौन देश है? ये वो देश हैं जो सिक्योर हैं, जिनको ये नहीं है कि हम उन पे हमला कर देंगे, वो हम पे हमला कर देंगे, या हमें ये करना है। ये वो देश नहीं है, ये मैच्योर देश है। मैच्योर का मतलब है इनको पता है कि रहो और जियो और जीने दो, वो फिलोसफी आती है। ये इंडिया के और चाइना की तरह नहीं, आज इस पे हमला कर दिया, हमें वो भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, ये भी करना, वो भी करना है, ऐसा नहीं है। मैच्योर फॉरेन पॉलिसी, मैच्योर कंट्रीज लिविंग देयर लाइफ पीसफुली। ये हुआ भूटान, हुआ भूटान इज अ परफेक्ट एग्जांपल। ये सब देश हुए। अच्छा, डिसआर्मामेंट कौन सा देश नहीं करता है? जो इनसिक्योर होता है, जिसको ये होता है कि ये मुझ पे हमला कर देगा, कल को मैं उस पर हमला कर दूं, मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं। जो इनसिक्योर देश होते हैं ना, आर्मामेंटेशन वो करते हैं। अब लोग कहेंगे कि हमें खतरा है उस देश से, तो एक चीज बताइए, भूटान भी तो यही है साउथ ईस्ट एशिया में, भूटान क्यों नहीं आर्मामेंटेशन करता? चाइना और इंडिया के बीच में है, नेपाल के पास है, उसे नहीं खतरा है कि हम पे ये कब्जा कर लेगा, हम पे वो कब्जा कर लेगा। लेकिन वो मैच्योर कंट्री है, उसकी फॉरेन पॉलिसी मैच्योर है, उसे पता है कि जब हम किसी से कुछ नहीं बोल रहे तो कोई हमसे कुछ नहीं बोलेगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब एक मैं दो केस लेता हूं, एक इंडिया, एक इसराइल। इंडिया दुनिया भर में कहता फिरता है कि हमारा जो जो हमारे देश का जो फॉरेन पॉलिसी का प्रिंसिपल है कि लिव विद पीस, शांति से रहिए। आप मैसेज दे रहे हैं शांति से रहिए, और आप खुद आर्मामेंटेशन कर रहे हैं, खुद अपनी मिलिट्री बढ़ा रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कम से कम उस पर अमल कीजिए, ताकि दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो। लेकिन नहीं, ये होती है कंफ्यूज फॉरेन पॉलिसी जो हमारी है। इजराइल, उसकी क्लियर है कि वो जहां है आसपास एनिमी से घिरा हुआ है, उसको आर्मामेंटेशन करनी पड़ेगी। वो साफ कहता है, सीधा करता है। उसकी फॉरेन पॉलिसी फिर भी मैच्योर है कि जो कहता है वो करता है। इंडिया का सीन क्या है कि रहिए शांति से, लेकिन हम करेंगे आर्मामेंटेशन। तो ये फॉरेन पॉलिसी का फर्क है। इनसिक्योर देश आर्मामेंटेशन करते हैं, जो सिक्योर होते हैं वो खत्म करते हैं उसको, आर्म्स कंट्रोल लेके आते हैं और जीरो कर देते हैं फाइनली। अगला टॉपिक है पैरा डिप्लोमेसी। पैरा डिप्लोमेसी एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बताता हूं मैं आपको।
हाँ जी, व्हाट इज पैदा डिप्लोमेसी? जब किसी भी एक कॉन्सेप्ट पे या किसी भी एक इशू पर दो देशों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या कुछ बात नहीं बन पाती है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो लोकल स्टेट होता है जहां पर वो इशू है और जो दूसरी कंट्री होती है, वो दोनों आपस में बात करते हैं। दैट स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्री ए एंड द कंट्री बी, ये लोग बात करते हैं, उस इशू को रिजॉल्व करते हैं। वो बेसिकली थ्रस्ट किस बात पर देते हैं कि ये इशू रिजॉल्व हो जाए। उसके बाद एक डील साइन होती है। याद रखिएगा, पहला डिप्लोमेसी में जो डील साइन होती है वो कंट्री और कंट्री करती है, कंट्री या कंट्री बी। लेकिन जो टॉक्स होती हैं वो पर्टिकुलर स्टेट करता है और कंट्री बी करती है उस इशू को सॉल्व करने के लिए। अब एग्जांपल देता हूं मैं, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में था एक इशू, तीस्ता रिवर इशू का। तीस्ता रिवर को लेकर एक इशू था, तो इंडिया की तरफ से वेस्ट बंगाल ने टॉक्स हेल्ड करी बांग्लादेश के साथ, उस इशू को रिजॉल्व किया। किसने? वेस्ट बंगाल ने। लेकिन जब डील साइन हुई उनके बीच में, जो एग्रीमेंट साइन हुआ, जब सब कुछ निपट गया, तो वो एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। हालांकि टॉक्स करी थी वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश ने। तो ये है पैरा डिप्लोमेसी और इसका एग्जांपल। तो आई होप यू मस्ट हैव लर्न समथिंग न्यू इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।